सिल्वर शर्ट के साथ मैरून भारी कामदनी लहंगा पहने वो बेड पर गिरी रो रही थी। भारी कामदनी लहंगा पहने वो बेड पर गिरी रो रही थी। पिछले बहुत से दिनों से वो खुद को इस मौके के लिए तैयार कर रही थी कि ज़रमीन की रुखसती पर उसे रोना हरगिज़ नहीं है। वो हंसती खुशी उसे विदा करेगी, लेकिन आज वो तमाम बातें भूल कर फूट फूट कर रोई थी। बचपन का साथ था ज़रमीन के साथ, उसके बगैर घर बहुत खाली खाली सा लग रहा था, और ये वीरानी उसे वहशत ज़द कर रही थी। ये ख्याल कि ज़रमीन आज पराई हो चुकी है उसे बार बार रुला रहा था। रिश्कंदा बेगम और असजद साहब की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। ऐना उनके सामने खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी, लेकिन अब अंदर आकर उसके हाथों से जब्त का दामन छूट गया था। यही वो कमरा था जहाँ दोनों बहनें लड़ती, शरारतें करती, एक दूसरे से नाराज़ होती और फिर एक दूसरे को मनाती। इस कमरे में ज़रमीन की बहुत सी यादें बिखरी थीं, और अब इसकी रुखसत होने के बाद ऐना को यूँ लग रहा था गोया उसके वजूद का अहम हिस्सा कहीं खो गया हो। उसका भारी कामदी दुपट्टा भी वहीं एक जानिब गिरा, उसका मातम में शरीक था। रात काफ़ी बीत चुकी थी। मामू शायद इनके सामने रोना नहीं चाहते थे, तभी ज़रमीन को रुखसत करती घर से बाहर निकल गए और अब तक इनकी वापसी ना हुई थी। ऐना बामुश्किल खुद को संभालती उठी, आंसू रगड़ कर साफ किए। फिर अम्मा का ख्याल आया तो चेंज करती कमरे से बाहर निकल आई। दूसरे कमरे में देखा तो रिश्कंदा बेगम ज़रमीन की चीज़ों को हाथ में थामे रो रही थी। अम्मा क्या हो गया है आपको, संभालें खुद को। ऐना जब्त करती अंदर चली आई। आज ज़रमीन रुखसत हो गई, कल को तुम भी चली जाओगी, मैं अकेली यहाँ इस घर में कैसे रहूंगी। रिश्कंदा बेगम की हिचकियां बंद गईं। अम्मा क्या हो गया है, आप ही की शादी की तो हुई आप ही की शादी ही तो हुई है, और सुबह होती ही हम लोग जाएंगे आप ही की तरफ नाश्ता लेकर। आज की रात ही तो है बस, और मैं हूँ ना आपके पास। क्या आप ही आपकी औलाद थी, मेरे कोई अहमियत नहीं है। ऐना ने माहौल की अफसुदगी को कम करने की कोशिश की, लेकिन रिश्कंदा बेगम ने बेटी को रुखसत किया था, इतनी जल्दी भला कैसे दिल को करार आता। अच्छा बस भी कर दें अम्मा, मुझे भी बोर करके रख दिया है आपने। चलें उठे, मैं खाना गर्म करती हूँ, आ जाए आप भी। फंक्शन में तो किसी ने कुछ खाया ही नहीं, मामू भी पता नहीं कहाँ रह गए हैं। ऐना अपने दिल की हालत और अफसुदगी को नज़रअंदाज करती इन्हें नॉर्मल करने के जतन कर रही थी। रिश्कंदा बेगम उसका सहारा लेकर उठी। ऐना ने इन्हें लॉन्ज में बिठाया और ख़ुद किचन की जानिब चल दी। फ्रिज से बारात का ही बचा हुआ खाना निकाला और उसे गर्म करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। इस वक्त कौन हो सकता है, ऐना बुड़बुड़ाई। मैं देखती हूँ तुम्हारे मामू होंगे। रिश्कंदा बेगम बाहर निकल चली आई। ऐना सर हिलाती हुई चूल्हे की जानिब मुतवज्जो हो गई। असजिद, इतनी देर लगा दी, कहाँ रहे। रिश्कंदा बेगम ने बात जोर करते हुए दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी शख्सियत को देखकर इनकी बात मुंह में ही रह गई। चेहरे के तासरात देखकर अंदाज़ा हो चुका था कि हमें तारफ़ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों भाभी बेगम। रिश्कंदा बेगम को भूत बने देखकर वो जो भी था गोया हुआ कि क्यों आए हो तुम यहाँ, चले जाओ यहाँ से, यहाँ किसी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्कंदा बेगम ने होश में आते हुए दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन बाहर खड़े दूसरे शख्स ने हाथ मारकर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। रिश्कंदा बेगम को धक्का सा लगा, जिसके बाद से वो लड़खड़ाती हुई पीछे हटी। सुना है हमारी भांजी एक भतीजी की शादी कर दी है आज। बहुत अफसोस हुआ हमें कि बच्ची के दुजराल वालों को बुलाना भी गवारा नहीं समझा। शलवार कमीज में मुबलिस कंधे पर चादर रखे मूँछों को बल देता वो ढेर उम्र शख्स कफरू से ऊपर जाती सीढ़ियों पर बैठ गया था। वो कुल 4 अफराद थे, 2 उढेर उम्र और 2 जवान लड़कों में से एक थोड़ा पागल सा लग रहा था, जो बच्चों की तरह गर्दन हिलाता इधर उधर देख रहा था। रिश्कंदा बेगम इतने अरसे बाद इन लोगों को अपने सामने देखकर खौफजदा हो गई थी। मेरी बच्चियों से या मुझसे तुम लोगों का कोई तलक नहीं है, चले जाओ हमारे घर से। आज़ीम। रिश्कंदा बेगम ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। ऐना हैरान थी कि अम्मा किससे ऐसे बात कर रही है। वो लाइटर छोड़ती किचन के दरवाजे तक आई, लेकिन अभी तक इन लोगों की निगाह ऐना पर नहीं पड़ी थी। तलक तो बहुत गहरा है भाभी बेगम, खैर अब पुरानी बातों को क्या छेड़ना। जो भी रंजिशें थीं दिल में हमने ख़त्म कर डाली। आज हम माजी खंगालने नहीं आए, बल्कि मुस्तकबिल के लिए एक अहम फैसला करने आए हैं। हमारी एक अमानत थी आपके पास, अब जब बड़ी बेटी रुखसत
कर ही दी है तो हमारी अमानत भी हमें दे दो। वो शख्स मसलत अमेज लहजे में कह रहा था। कौन सी अमानत? रुशकंदा बेगम की आवाज़ में कंपकपाहट थी। इन्हें लगा था कि 18 साल पहले वो अपने माजी से पीछा छुड़ा चुकी हैं, लेकिन आज इनका माजी इनके सामने आन खड़ा हुआ था, जो इनकी बेटियों की ज़िंदगी को डसने के लिए तैयार खड़ा था। इतनी कमज़ोर याददाश्त तो नहीं थी आपकी भाभी बेगम, लेकिन फिर भी हम याद करवा देते हैं, हमारे भाई की औलाद जो हमारे बेटे साजिद की बचपन की मंगेतर है, हम उसी की बात कर रहे हैं। वो भी तो जवान हो चुकी होगी ना। अब तक तो सोचा हम भी निकाह करवा कर उसकी रुखसती करवा ही लेते हैं। कहाँ के हमारी होने वाली बहू है ना। देखो हमारा बेटा भी कितना बेचैन हो रहा है इससे देखने के लिए। अजीम नामी शख्स जो ऐना का चचा भी था, इससे बात करते हुए अपने उसी पागल बेटे को साथ लगाया। शायद उसका नाम साजिद था। दफ़ा हो जाओ तुम लोग यहाँ से, कोई इमारत नहीं है तुम लोगों की यहाँ। हमसे तुम लोग अपना हर रिश्ता हर नाता तोड़ चुके हो 18 साल पहले। ऐना मेरी बेटी है, मैं कभी उसकी शादी तुम्हारे पागल बेटे से नहीं होने दूंगी। रिश्कंदा बेगम हंसानी अंदाज में चिल्लाई। जवाबन सब के कह के सुनाई दिए थे। ऐना तेजी से अम्मा की जाने बढ़ी। अम्मा कौन है ये लोग, हमारे घर क्यों आए हैं? ऐना हैरान निगाहों से इन सब को देखती अम्मा के कंधे पर बाजू फैला गई। इस सब ने दिलचस्प निगाहों से ऐना को देखा। बाबा ये मेरी दुल्हन है ना। साजिद बच्चों की तरह खुश होता बाप से तस्दीक कर चाह रहा था। हाँ बेटा यही है तुम्हारी दुल्हन, अब हम उसे भी अपने साथ ले जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेगी ये आजिम लखानी। ऐना के रंग बदलते आजिम की बात पर ऐना के रंग बदलते चेहरे को अपनी निगाहों की गिरफ्त में रखे हुए था। लगता है भाभी बेगम ने कभी बताया नहीं बच्चियों को हमारे बारे में। खैर हम ही तारुफ करवा देते हैं। ऐना मैं नईम लखानी हूँ, तुम्हारे छोटा चचा, जबकि ये है तुम्हारे बड़े चचा आजिम लखानी। ये इनका बड़ा बेटा आबिद और ये छोटा बेटा साजिद जिसकी तुम मंगेतर हो। नईम लखानी ने ऐना से अपना तारुफ करवाया था। इनकी आखिरी बात पर ऐना को लगा जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। हमारे लिए हमारे दुधियाल वाले बरसों पहले मर चुके हैं, जब उन्होंने हमें धक्के देकर घर से निकाला और हमारे बाप की जायदाद पर कब्जा कर लिया। हम हर आप लोगों का कोई हक नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग चले जाएं यहाँ से। ऐना सारी सूरत हाल समझ चुकी थी, तभी तनफर से गोया हुई। ओहो, ऐना मैडम के भी पर निकल आए हैं, लेकिन हमें पर कुतरने बहुत अच्छी तरह से आते हैं। वैसे दाद देते हैं रश्कंदा ताई आपको। अपनी औलाद के दिल में दुधियाल वालों के खिलाफ नफरत खूब भरी है आपने। आबिद अजीम लाखानी आगे बढ़ा था। ऐना को देखकर खुद उसकी राल टपकने लगी थी। हालांकि वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। जो कुछ आप लोगों ने हमारे साथ किया माजी में, उसके बाद मोहब्बत तो पैदा होने से रही आप लोगों के लिए। हमारे दिल में जो जज्बा आप लोगों के लिए है, नफ़रत भी बहुत छोटा लफ्ज़ है इसके लिए। अब इससे पहले कि धक्के देकर आप लोगों को निकालें, बेहतर यही है कि शराफत से दफान हो जाए। ऐना बगैर कोई लिहाज किए गोया हुई थी। ये वो लोग थे जिसके बासित इनकी माँ ने और उन्होंने तरस तरस कर ज़िंदगी गुजारी थी, और अब जब इनकी माँ ने पाल पोस कर इन्हें जवान कर दिया था तो ये लोग चले आए थे हक जताने। ज़बान संभाल कर बात करो लड़की, वरना हमारे खिलाफ चलती ज़बानें बंद करना अच्छी तरह से आता है हमें। हमारे घर की होने वाली बहू हो तो इसलिए पहले और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहे हैं, वरना यहीं जिंदा गाड़ देते तुम्हें। एक बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लो रश्कंदा, हम सिर्फ चंद दिन के लिए यहाँ आए हैं, फिर हमें अपने आबाई गांव लौट जाना है, और हम साथ अपनी बहू को भी लेकर जाएंगे। इसलिए इन 2-3 दिन में हम निकाह के साथ साथ रुखसत भी चाहते हैं। पहले तो यही सोचा था हमने कि मौलवी साहब को लेकर ही आएँ ताकि निकाह का फरीज़ा सरअंजाम दिया जा सके, लेकिन फिर ख्याल बदल दिया। सोचा पहले इतला दे देनी चाहिए। 2 दिन है तुम्हारे पास, अपना जहन तैयार कर लो। अपने महरूम भाई की बात का मान रखते हुए परसों हम ऐना को रुखसत करवा कर अपने साथ ले जाएंगे। अजीम लखानी ने 2 टोक अंदाज इख्तियार किया। ये गलत फहमी है आप लोगों की कि मैं आपके बेटे के साथ शादी करके आपके ख़ानदान का हिस्सा बनूंगी। आप चाहे 2 दिन बाद आएँ या 2 साल बाद, हमारी तरफ से इनकार ही सुनने को मिलेगा। वैसे भी मैं तो मनहूस थी ना आप सब के लिए, जिसने पैदा होते ही अपने बाप को खा लिया, तो अब इस मनहूस को क्यों अपने घर का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं आप?
अपने पागल बेटे के लिए कोई और नहीं मिली जो इतने अरसे बाद हमारी याद आ गई। ऐना का बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी फराद को कत्ल कर डाले। काश वो ये काम अपने हाथ से सरअंजाम दे सकती, लेकिन अफसोस, तुम्हारी ज़बान को लगाम तो हम तब डालेंगे जब तुम हमारी हवेली जाओगी। अभी फड़फड़ा लो जितना फड़फड़ाना है। रही बात तुम्हारे इनकार की, 2 मिनट नहीं लगेंगे हमारे इस शेर को तुम्हें राज़ी करने में। जब इज़्ज़त और शादी में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा तब यकीनन तुम शादी को ही तरजीह दोगी। आज़िम लखानी ने गरूर से कहते हुए आबिद की तरफ देखा जो पहले ही हौस भरी निगाहें ऐना पर जमाए खड़ा था। ऐना उनकी बात का मतलब समझ कर सर तपै सुलग उठी थी। बकवास बंद करो अपनी, तुम जैसे घटिया लोगों का हिस्सा बनने से बेहतर है मैं अपनी जान दे दूं। अगर इज़्ज़त और शादी में से किसी एक को चुनना पड़े तो मेरा इंतखाब मौत होगी, सिर्फ मौत। ऐना उनके आंखों में आंखें डाले गर्राई थी। आज़िम लखानी ने इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट लबों पर सजाकर ऐना को देखा था। तुम्हें हमारे ख़ानदान का हिस्सा तो बनना ही पड़ेगा ऐना। अब इसके लिए हमें किसी किस को मौत के घाट उतारना पड़ेगा, ये फैसला तुम पर छोड़ते हैं। निकाह परसों की बजाय कल ही होगा और हम अपने कौल के कितने पक्के हैं इसका अंदाज़ा तुम्हें सुबह हो जाएगा। चलते हैं। वो सब अलविदाई नज़र इन पर डालकर मुड़ गए। घटिया लोग, इन्हें लगता है कि हम ग़ुलाम हैं इनके, जो इनकी हर बात मानेंगे। मैं भी देखती हूँ कैसे। अम्मा अम्मा, ऐना बुड़बुड़ा रही थी जब रश्कंदा बेगम होशो व हवास खोती उसकी बाहों में झूल गई, जबकि ऐना उस सूरत हाल पर हक्का बक्का सी इन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। आपा, मेरी रहमत अली से बात हो चुकी है। मैं कॉल पर ही था जब उन्होंने आशिर को इस निकाह के लिए राज़ी किया है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द ऐना को लेकर पहुँचें। एक बार ये निकाह हो जाए तो वो आज़िम और नईम कुछ नहीं कर सकेंगे। अज़ीज़ साहब आवाज़ दबाकर बात कर रहे थे। सुबह के 4 बज रहे थे। फ़िकत 1 घंटा बाकी था फजर होने में, और इनके पास इस 1 घंटे तक का ही वक्त था ऐना को बर्बादी से बचाने का। आज़िम लखानी और नईम लखानी की ताकत का इन्हें अच्छी तरह से अंदाज़ा था, और वह जानते थे कि इन्हें इनके गलत इरादों से रोकना इन सब के लिए नामुमकिन था। लेकिन जानते बूझते वो ऐना को इस जहन्नम में नहीं धकेल सकते थे। तभी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ ऐना का आज के आज निकाह पढ़वाने का फैसला किया था। लेकिन असजद, अभी तो एक बच्ची को रुखसत करके फारिग हुई हूँ, इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। इतनी जल्दी कैसे ऐना को रुखसत कर दूं, वो भी यूं चोरी छुपे रात के वक्त, जैसे कोई गुनाह किया जा रहा हो। रश्कंदा बेगम तो रो रो कर पागल हो रही थी। इनका दिल गम से फटा जा रहा था। अज़ीज़ साहब ने बेबसी से इनकी जानिब देखा, फिर इन्हें कंधों से थाम कर इनका रुख अपनी जानिब किया। आपको मुझ पर भरोसा है ना आपा? ऐना मेरे लिए भी मेरी औलाद की तरह है, मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूँगा। इस वक्त ये फैसला कितना ज़रूरी है ये आप भी जानती हैं। अगर कल सुबह इन लोगों को ऐना यहाँ घर में मिली तो वो कुछ भी करके ऐना को अपने साथ ले जाएंगे। क्या आपको इल्म नहीं कि वो कितने सफाक हैं? इंसानियत नाम को भी नहीं इनमें। दरिंदे हैं, दरिंदे नोच खाएंगे ऐना को। तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम इनके आने से पहले ऐना का मुस्तकबिल महफूज कर लें? एक ना एक दिन ऐना को रुखसत तो करना ही है, तो फिर आज इज़्ज़त से ये रुखसती अपने अंजाम को पहुँचे, यही बेहतर है। रही बात यूँ निकाह करने की, तो अगर मजबूरी ना होती तो मैं भी कभी ये कदम उठाने का ना सोचता। हम फिलवक्त निकाह और रुखसती सादगी से कर रहे हैं। ये मामला टल जाए तो इंशाल्लाह सारी रस्में अदा करेंगे ताकि ऐना को कोई गिला ना रहे। और ये कोई गुनाह तो नहीं है, हम बाकायदा निकाह कर रहे हैं, इसका सुन्नत अदा कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा है कि निकाह सिर्फ दिन के वक्त हो सकता है? अज़ीज़ साहब खुद भी परेशान थे कि ना जाने आने वाला दिन क्या रंग दिखाएगा, लेकिन इस वक्त इन्हें खुद को मजबूत बनाना था हर हाल में, ताकि रश्कंदा बेगम और ऐना हिम्मत ना हार जाएं। रश्कंदा बेगम ने इनकी बातों को समझते हुए सरापत में सर हिलाया और आंसू साफ किए। आप ऐना के निकाह के लिए कोई जोड़ा निकाल दें, और वो गोल्ड की ज्वेलरी भी जो उसके लिए बनवा कर रखी है आपने। फिलहाल हम इतना ही कर सकते हैं, बाद में जहेज का दूसरा सामान भी भिजवा देंगे। अज़ीज़ साहब ने बात मुकम्मल करके रुख फेरा। रश्कंदा बेगम को तो सब समझा लिया था उन्होंने, लेकिन ऐना का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। कभी सोचा भी ना था कि हालात ये रुख इख्तियार कर जाएंगे। कुछ ही देर बाद रश्कंदा बेगम ऐना का जोड़ा और ज्वेलरी लेकर बाहर आई। इनकी आंखों की दरख्वास्त पढ़कर अज़ीज़ साहब भी इनके हमरा चल दिए। कमरे में बैठी ऐना बाहर अज़ीज़ साहब और रश्कंदा बेगम के माबीन होने वाली सब बातें सुन चुकी थी। उसे रोना आ रहा था इस वक्त अपनी और अपने घर वालों की बेबसी पर। वो इस फैसले पर आवाज़ उठाना चाहती थी, लेकिन
मजबूरी ने इनकी ज़बान पर ताला लगा दिया था। खुद पर ज़ब्त के कड़े पहरे बिठाए, सर हाथों में गिराए वो बेड पर बैठी थी जब रश्कंदा बेगम असद साहब के हमरा अंदर दाखिल हुई। रश्कंदा बेगम के हाथों में कामदार जोड़ा था, ऐना का जोड़ा जो उसने कल जरमीन की बारात में पहना था। साथ कुछ ज्वेलरी थी। ऐना उठो बेटा, तैयार हो जाओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आधे घंटे में हमें यहाँ पहुँचना है। सुबह सादिक के वक्त तुम्हारा निकाह है, निकाह ख्वाह का इंतज़ाम भी हो चुका है, सब हमारे मुंतज़िर हैं। अजीज साहब की आवाज़ भारी हो रही थी। मामू प्लीज़ मत करें ये सब इतना अचानक, मेरा दिल फट जाएगा। शिद्दती गिरिया के बासित ऐनक की आंखें सुर्ख पड़ रही थीं। रश्कंदा बेगम बमुश्किल अपने आंसुओं को रोक के खड़ी थी। बेटा तुम भी जानती हो कि इस वक्त ये कठिन फैसला बहुत नागज़ीर है, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सब कर रहे हैं। अजीज साहब ने इसके सर पर हाथ रखा था और इस माना इस मोहब्बत के सामने वो हार गई थी। यहाँ रख दें चीज़ें। मज़ीद बहस किए बगैर वो कह गई कि अब बहस का कोई फ़ायदा ही नहीं था, इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला हो चुका था। वो सर उठाकर माँ के साथ तरफ देख भी ना पाई। कैसी सूरत हाल का सामना था आज के। वो तीनों एक दूसरे से नज़रें चुराते अपना गम छुपा रहे थे। रश्कंदा बेगम सब चीज़ें वहाँ रखती, आंखों की नमी छुपाती, तेज़ी से कमरे से निकली। असद साहब ने एक मलाल भरी निगाह ऐना के जी के सर पर डाली और वहाँ से चले गए। ऐना की निगाह इस जोड़े की तरफ उठी थी, उसके निकाह का जोड़ा। दिल से ठेसें सी उठी थीं। एक उम्मीद के साथ उसने करीब पड़ा फ़ोन उठाया और किसी का नंबर मिलाया। अगर आज निकाह करना इतना ही ज़रूरी था तो फिर सारम लगारी के साथ क्यों नहीं? शायद सारम लगारी इस सिलसिले में इनकी कोई मदद कर सकता, लेकिन इसका नंबर अब भी बंद था। ऐना ने लब भेजते हुए फ़ोन वापस पटका। उसकी आंखों में पानी जमा हो रहा था, हर चीज़ धुंधला रही थी। बस एक जुमला कानों में गूंजता चला जा रहा था, अगर आपने किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे या किसी गैर मर्द ने आपको ऐसे नज़र से देखा तो मैं उसके आंखें फोड़ दूंगा और आपको जान से मार दूंगा, अंडरस्टैंड। और इस जुमले को कहते हुए सारम लगारी के चेहरे पर जो वहशत व जो जुनूनियत थी वो आज भी ऐना को खौफजदा कर गई थी। तो ये तय हुआ सारम लगारी कि हमारा मिलना किस्मत में ही नहीं था। आज का चढ़ता सूरज हमेशा हमेशा के लिए हमारी जुदाई का अना अना अजान सुनाएगा। उसकी सरगोशी नुमा भीगी आवाज़ भभरी थी। अगले ही पल बेदर्दी से गालों पर बहते आंसू साफ करती वो उठ खड़ी हुई। निकाह के जोड़े को हाथ में थामे वो चेंज करने जा रही थी। उसे खुद को समझाना था आज को अपनी कुर्बानी देनी थी, अपने तमाम तर ख्वाबों को अपने हाथों से दफन करना था, क्योंकि यही वक्त का फैसला था उसके लिए। उसके कदम बाथरूम की जाने बढ़ रहे ही थे जब फ़ोन की बैल बजती। बैल पर वो चौंकती, तेज़ी से फ़ोन की जाने बढ़ी कि शायद सारम लगारी की कॉल हो, लेकिन वहाँ कोई अनजान नंबर जगमगा रहा था। ऐना ने किसी उम्मीद के तहत कॉल रिवर्स की। हेलो। ऐना ने फ़ोन कान से लगाया। वो दूसरी जानब से सारम लगारी की आवाज़ सुनने को ही तवक्को कर रही थी। सुनो लड़की, तुम लोग क्या गेम प्लान कर रहे हो, हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और तुम लोगों की तरफ से ऐसी ही किसी हरकत की उम्मीद थी, तभी तुम्हारे घर के बाहर बंदे खड़े करके रखे हैं हमने, ताकि तुम लोगों पर नज़र रखे। हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश भी मत करना, वरना इंजाम के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। अज़ीज़ से बात करवाओ मेरी। दूसरी जानब से नईम लाखानी की सख्त और आवाज़ सुनाई दी थी। ऐना का हाल लहज का रह गया, मतलब इन्हें इल्म हो चुका था कि वो लोग ऐना का निकाह करने वाले हैं। सुना नहीं तुमने? अज़ीज़ से बात करवाओ मेरी। ऐना की जानिब से खामोशी पाकर दूसरी जानिब नईम लखानी दहाड़ा था। ऐना आंसू पीती कमरे से निकली बाहर। सहन में सीढ़ियों पर अज़ीज़ साहब बैठे थे। मामू फ़ोन। ऐना फ़िकत इतना ही कह पाई थी। रश्कंदा बेगम भी इनकी जानिब चली आई। हेलो। साजिद साहब ऐना की जानिब सवाली निगाहों से देखते हुए फ़ोन कान से लगा गए। एक भांजी को बचाते बचाते लगता है तुम दूसरी भांजी को भी बेवा करना चाहते हो, जो ऐसी अच्छी हरकतें कर रहे हो। नईम लखानी का लहजा तंजिया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अजीज साहब इसकी बात पर आपे से बाहर हुए थे। आवाज़ नीची। ऐना को तो हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे, लेकिन तुम लोगों की वजह से लगता है ज़रमीन को बेवा होना पड़ेगा। क्या कहेंगे लोग कि कितनी सब्ज कदम है ये लड़की, जो आती ही अपने मियाँ को खा गई। दोबारा कोई शादी करेगा इससे? और ज़रमीन जिसकी अभी कल ही शादी हुई है, जिसने अभी जी भर कर शादीशुदा ज़िंदगी को जिया भी नहीं, क्या गुजरेगी उस पर जब अपने दूल्हे को वलीमे के दिन मौत की आगोश में देखेगी वो? नईम लखानी का लहजा महफूज किन था, गोया इनकी कैफियत से ख़ता उठा रहा हो। करीब ही अजीम लखानी की हंसने की आवाज़ भी सुनाई दी थी। ये क्या कह रहे हो तुम? अहमद कहाँ है? और अजीज साहब की आवाज़ में कंपकपाहट उतरी थी। बात मुकम्मल करना मुहाल होने लगा।
फ़िक्र मत करो, तुम्हारे घर का दामाद इस वक़्त हमारे पास है और बिल्कुल सही सलामत है। हाँ, लेकिन उसकी सलामती तुम लोगों की हरकतों से मशरूत है। लड़की दो और दामाद ले लो। और हाँ, अगर हमारी बातों पर यकीन ना हो तो ज़रमीन को फ़ोन करके पूछ सकते हो कि उसका शौहर घर से कब से गायब है। नईम लखानी की बात पर अस्ते साहब लब भेज कर रह गए। देखो, तुम अहमद को कुछ नहीं कहोगे। असजद साहब पसमा हुए थे। एक जानिब ज़रमीन थी तो दूसरी जानिब ऐना। वो इस वक्त किसी की खुशियों को बचाने की कोशिश करते। तुम भी ऐना को कहीं नहीं लेकर जाओगे, सुबह हमारे आने तक कहीं भी नहीं। नईम लगानी का लहजा धमकी अमेज था। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। अब तुम प्लीज अहमद को छोड़ दो। असद साहब ने मिन्नत की थी। दूसरी जानब कहकर सुनाई दिया, इतना बुद्धू समझा है हमें। सुबह हम आएंगे तब लड़की हमारे हवाले करना, हम अहमद तुम्हें लौटा देंगे। फिक्र मत करो, वलीमे से पहले लड़का अपने घर मौजूद होगा। तुम्हारे घर के बाहर मेरे जो बंदे खड़े हैं ना, वो तुम्हारे पल पल की खबर मुझे दे रहे हैं। कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो एक पल की देर नहीं करूंगा गोली तुम्हारे दामाद के भेजे की आर पार करने में। नईम लखानी के ने दस्त लहजे में कहते हुए कॉल काट दी। रश्कंदा बेगम जो सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी वो ढक सी गई। ऐना नीम आंखों से इन्हें देखी गई, लेकिन तसल्ली या दिलासे के लिए कहने को एक लफ्ज तक ना था पास। एक दर्द जो खुला मिला था अब वो भी बंद हो चुका था। अजीज साहब कॉल कटते ही दरवाजे की जाने बढ़े। दरवाज़ा खोला तो बाहर 3 आदमी गन्स लिए खड़े थे। मतलब नईम लखानी की कही गई हर बात दुरुस्त थी। अजीज असजद साहब बेबसी के आलम में सर थाम कर रह गए। सुबह के 7 बज रहे थे जब ऐना सुस्ते हुए चेहरे के साथ कमरे से निकली। आंखें गरीदा व जरी के बाद से सुर्ख और सूजी हुई थी। वो चेंज कर चुकी थी। लाइट सा मेकअप करके चेहरे को थोड़ा फ्रेश दिखाने की कोशिश भी की थी। अम्मा की रात से तबीयत ख़राब थी। पहले ब्लड प्रेशर हाई हुआ और अब बुखार में फनक रही थी। मामू कुछ देर कबल डॉक्टर के साथ आए थे। अम्मा का चेकअप करवा कर अब डॉक्टर को वापस छोड़ने गए थे। अम्मा, मामू आते हैं तो मैं इनके साथ जा रही हूँ आप ही के ससुराल नाश्ता लेकर। मुसलसल रोने के बाद से उसकी आवाज़ बैठ चुकी थी। वो रुखसंदा बेगम से निगाहें तक न नहीं मिला पा रही थी कि जो कुछ हुआ या जो कुछ होने वाला है इसके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझ रही थी। लेकिन है ना, तुम्हारा घर से जाना ठीक रहेगा? और फिर ज़रमीन के ससुराल वाले 100 सवाल करेंगे अहमद की गुमशुदगी के बारे में। तुम लोग कैसे सामना करोगे उनका? रश्कंदा बेगम को रह रह कर उठ रहे थे कि इनकी लाडली बेटी ज़रमीन ससुराल में न जाने किन हालात से गुजर रही होगी। मेरी आप ही से बात हुई है कुछ देर पहले। आप ही को या इनके ससुराल वालों को कुछ इल्म नहीं है। आप ही बता रही थी कि सुबह 4 बजे के लगभग अहमद भाई को किसी की कॉल आई थी। वो तब से घर से निकले हैं। एक मैसेज किया था बस आप ही को कि घर में कोई परेशान ना हो, वो वलीमे से कबल पहुंच जाएंगे। मतलब चाचा लोगों ने ही अहमद भाई से टेक्स्ट करवाया होगा। आप ही के ससुरालियों का रवैया भी बिल्कुल ठीक है, जिसका यही मतलब है कि किसी को भी मालूम नहीं कि अहमद भाई घर से खुद गए हैं या इन्हें अगवा किया गया है। इन्होंने माँ की तसल्ली की खातिर वाज़ियत दी, लेकिन रात तुम्हारे चचा ने कहा था ना कि ऐना को कोई कहीं नहीं लेकर जाएगा। इनके आने तक फिर तुम्हारा यूं जाना कहीं वो अहमद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। रिश्कंदा बेगम के चेहरे पर खौफ रकम था। ऐना ने एक जख्मी निगाह इनके चेहरे पर डाली। मैं कहीं भाग नहीं रही अम्मा। अब इन लोगों की खातिर हम रस्म और रवाज भी भूल जाएं। आप ही के ससुराल वाले क्या कहेंगे कि नाश्ता तक नहीं ला सके हम लोग। वैसे भी अगर मेरे इन नाम नहाद चाचों को इतनी ही बेएतबारी है तो वो अपने बंदों के जरिए पीछा करवा लें हमारा। ऐना के लहजे में नफरत थी अपने चचों के लिए। वो उन दोनों बात कर ही रही थी जब असजद साहब घर में दाखिल हुए। आपने नाश्ते का सामान मंगवाया या नहीं? ऐना ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। वो अपनी वजह से अपने प्यारों को मजीद दुखी नहीं देना चाहती थी। नहीं मंगवाया तो नहीं है, लेकिन रिश्कंदा बेगम ने कुछ कहने की कोशिश की। ठीक है, आप पैसे मामू को दे दें, हम रास्ते से ही नाश्ते का सारा सामान पैक करवा लेते हैं। मैं चादर लेकर आती हूँ। ऐना बात मुकम्मल करती कमरे से निकल गई कि दहलीज पर खड़े असजद साहब ने सवालिया निगाहों से रिश्कंदा बेगम की जानिब देखा, क्योंकि वो भी ऐना की बात सुन चुके थे। रिश्कंदा बेगम के इशारे पर वो भी कपड़े बदल कर बाहर निकल आए। बाहर खड़े इन तीनों बंदों ने खामोशी से कुछ फासला रखते हुए इनका पीछा किया था। आप ही तुम खुश हो ना? नाश्ते के बाद ज़रमीन के कमरे में बेड पर बैठते हुए ऐना ने दिल में मचलते सवाल
पूछ डाला। बहुत बहुत खुश हूँ मैं, अना अहमद और इनके घर वाले बहुत अच्छे हैं। पता है मैं बहुत से ख्वाहिशात दिल में लिए यहाँ आई थी कि ना जाने कैसे लोग होंगे, लेकिन एक ही रात में मुझे इल्म हो गया है कि ये सब कितनी चाहत से मुझे ब्याह कर लाए हैं। खासकर अहमद का रवैया तो बहुत अच्छा है मेरे साथ। जरमीन के चेहरे से ही इसकी खुशी का अंदाज़ा हो रहा था। ऐना ने के कई आंसू दिल में उतरे। बेखबरी कितनी बड़ी नेमत होती है ये इससे अब अंदाज़ा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी शक्ल इतनी उतरी हुई क्यों है? और आवाज़ को क्या हुआ? कल तक तो अच्छी भली थी। जरमीन ने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। ऐना ने आंखों में उमड़ती नमी छुपाते हुए बमुश्किल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। कुछ नहीं आपी, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा था ना घर में। सारी रात सो नहीं सकी मैं, और आवाज़ भी ठीक है। कल शायद कुछ ज़्यादा ही खा लिया था जिसके बाद से गले में खराश है। ऐना ने बहाना बनाया। झूठ मत बोलो, इधर देखो मेरी तरफ। रोती रही हो ना रात भर? जरमीन ने उसकी थोड़ी तले हाथ अटकाकर उसके चेहरे का रुख अपनी जानिब किया है ना। फौरन पलके झुका गई कि कहीं उसका राज न खुल जाए। वो जरमीन के चेहरे से उसकी हंसी नहीं छीनना चाहती थी। जब मैं वहाँ होती थी तब तो हर वक्त झगड़ती रहती थी, कभी मुझसे तो कभी अम्मा से। अब एक ही रात की जुदाई में देखो क्या हाल बना लिया है, जैसे सदियों की बीमार हो। जरमीन ने उसे डपटा। ऐना ने पल की पल निगाह उठाकर उसकी जानिब देखा, लेकिन फिर रुख मोड़ गई कि कहीं जब्त का बंधन हाथ से छूट ना जाए। जरमीन बेटा, ये तुम्हारा वलीमे का जोड़ा ज्वेलरी और सैंडल्स मैं यहाँ रख रही हूँ। शाम को ब्यूटिशियन आएगी तब यहीं से निकाल दूंगी। मेहमानों के बच्चे बहुत शरारती हैं, कहीं कुछ घुमा ही ना दे। जरमीन की सास दस्तक देती कमरे में दाखिल हुई। ऐना ने शुक्र अदा किया कि इनकी मौजूदगी में जरमीन अब मजीद कोई सवाल नहीं करेगी। आंटी, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आप ही को थोड़ी देर के लिए साथ ले जाएं। अम्मा की तबीयत रात से ख़राब है, आप ही से मिलकर बहल जाएगी। घंटे 2 घंटे तक वापस छोड़ जाएंगे हम आप ही को। ऐना ने झिझकते हुए जरमीन की सास से इजाज़त लेना चाहिए। क्या हुआ रिश्कंदा बहन को? ज़्यादा तबीयत ख़राब तो नहीं? ले जाओ बेटा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मुझे मालूम है बेटियों को रुखसत करना बहुत मुश्किल काम होता है। जरमीन, वलीमा तो रात को है, अहमद घर में नहीं है, वरना वही तुम्हें ले जाता। तुम ऐसा करो ऐना और अपने मामू के साथ चली जाओ। अहमद आएगा तो मैं उसे भेज दूंगी तुम्हें लेने। मैं भी चलती हूँ मिजाज पुरसी के लिए, लेकिन बेटा वलीमा है आज तो 100 जिम्मेदारियां हैं। इंशाल्लाह कल चक्कर लगाऊंगी मैं। जरमीन की सास खासी खुशगवार खातून थी, तभी खुले दिल से इजाज़त दी। बाहर किसी के बुलाने पर वो कमरे से चली गई। हाय शुक्र है इजाज़त मिल गई। मैं भी बहुत मिस कर रही थी अपने घर को। अब मैं भी तुम लोगों के साथ जा रही हूँ। देखना अम्मा मुझसे मिलते ही भली चंगी हो जाएंगी। तुम यहाँ यहीं बैठो, मैं अभी चेंज करके आई। जरमीन धमकते चेहरे के साथ कहती उठी, अलमारी से कपड़े निकाले और अटैच बाथरूम में घुस गई, जबकि ऐना खाली जहनी किस कैफियत में बैठी आने वाले वक्त के बारे में सोचती रह गई। जरमीन घर आकर नीम आंखों से अम्मा के गले लगी। रिश्कंदा बेगम कितनी ही देर उसे खुद से लपेटे खड़ी रही। जरमीन को लगा था शायद इसकी जुदाई के बाद से सब नडाल हों और उदास हैं, लेकिन असल बात की उसे कुछ खबर नहीं थी। वो अभी ढंग से बैठ भी ना पाई थी जब बाहर का दरवाज़ा खुला। ऐना लॉन्च से निकल ही रही थी जब आने वालों पर नज़र पड़ती ठटक गई। जहाँ सबसे आगे अहमद और उसके पीछे बाकी चारों अफराद थे। आज एक अफराद का मजीद इजाफा हुआ था और वो था पुलिस इंस्पेक्टर। अब इस पुलिस इंस्पेक्टर का यहाँ क्या काम था ये खुदा ही बेहतर जानता था। वाह, सबसे पहले टाकरा ही हमारी होने वाली बहू से हुआ। नईम लखानी फतेहाना निगाहों से ऐना के चेहरे के बदलते जाविये देख रहा था, जहाँ पल में गुस्से के बादल छाए थे। कौन है ऐना? और अहमद आप यहाँ? जरमीन उसे लॉन्च के दरवाजे पर बुत की मान खड़े देखकर इस तरफ चली आई। जब सामने अहमद पर निगाह पड़ती ठटकी। अहमद के दोनों हाथ पीछे की जानिब बंधे थे। अहमद भाई आप ठीक है ना? कुछ कहा तो नहीं इन लोगों ने आपको? ऐना हवास कायम रखते हुए अहमद की तरफ चली आई। ऐना का हाथ बस ज़रा सा अहमद की बाजू से मिस हुआ था और साथ ही अहमद की सिसकारी सुनाई दी। ऐना ने बेयकीनी से पहले अहमद को देखा, फिर नईम और अजीम लखानी को। आप लोगों ने कहा था कि अगर हम आपकी बात मानेंगे तो आप लोग अहमद भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फिर क्या है ये सब? ऐना ने सख्त निगाहों से इन्हें घूरते हुए सवाल किया। हाँ तो कहाँ नुकसान पहुंचाया है हमने? ये तो नई नई जवानी का शौक चढ़ा था इस लड़के को, हमसे मुकाबला करने चला था। पहले सोचा इसका थोबड़ा ही सजा देते हैं, लेकिन फिर रहम आ गया कि आज वलीमा है बेचारे का, सूजा हुआ चेहरा लेकर जाता अच्छा नहीं लगेगा। तभी बस बाजू थोड़ा
موٹا کر دیا ہم نے، دو چار زخم دیے اور بس اس کی ہمت ختم، ہمارے وار ختم۔ نعیم لکھانی نے استثناء مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ اماں کیا ہے یہ سب؟ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور احمد ان کے پاس کیسے؟ زرمین تو ہکا دکا کھڑی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رشکندہ بیگم ایک جانب دوپٹے سے چہرہ چھپائے رونے لگی تھی، جبکہ اسجد صاحب احمد کے سامنے شرمندہ سے کھڑے تھے کہ ان کی وجہ سے ہی احمد پر بھی یہ مصیبت آن پڑی تھی۔ اپنی بہو کو لینے آئے ہیں ہم، تم نے تو ماموں کی مرضی سے شادی کر لی، ننھیال کا حق ادا ہو گیا، اب دودھیال کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے نا۔ اینا ہمارے بیٹے ساجد سے شادی کرے گی تو لوگ اپنے گھر خوش، تم لوگ اپنے گھر خوش، ہم لوگ اپنے گھر خوش۔ عظیم لکھانی نے ہی زرمین کی بات کا جواب دیا۔ بکواس بند کرو اپنی، میرے جیتے جی اینا کی شادی تمہارے پاگل بیٹے سے کبھی نہیں ہوگی، سمجھے تم؟ اسجد صاحب دھاڑے تھے۔ تو پھر تمہیں تو مرنا ہی پڑے گا سرکار، کیونکہ اس لڑکی کے باپ نے بچپن میں زبان دی ہے انہیں۔ اب شادی تو ہو کر رہے گی، تمہارے جیتے جی نہ صحیح تو تمہارے مرنے کے بعد ہی صحیح۔ پولیس انسپکٹر اپنا سروس ریوالور لیے اسجد صاحب کی طرف آیا تھا اور ان کے چہرے کو ریوالور کے نال سے چھوا۔ زرمین نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سسکیوں کو روکا۔ اینا نے سلگتی نگاہوں سے اس پولیس انسپکٹر کو دیکھا، پھر عظیم لکھانی اور نعیم لکھانی کو۔ وہ لوگ انہیں ڈرانے دھمکانے کو ہی شاید اس پولیس انسپکٹر کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ تم لوگ یہاں یوں زبردستی نہیں کر سکتے، جب تک لڑکی اور اس کی ولی کی رضامندی نہ ہو نکاح نہیں ہو سکتا۔ احمد نے سخت لہجے میں کہا۔ اس گھر سے اس کا ناطہ جڑ چکا تھا، اب اسے اس گھر کا بیٹا ہونے کا فرض تو ادا کرنا تھا، تو رضامندی لینے ہی تو آئے ہیں ہم یہاں، ورنہ اگر چاہتے تو اس لڑکی کو اٹھوا کر زبردستی نکاح کروا چکے ہوتے، دونوں کا کون روک سکتا تھا بھلا ہمیں؟ لیکن ہم صلح صفائی سے ہر معاملہ طے کرنے کے قائل ہیں، یہ شرافت ہی تو ہے ہماری۔ عظیم لکھانی نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ کیا خیال ہے پھر نکاح کے لیے رضامندی دے رہی ہو تم، یا دوسرا طریقہ اختیار کروں؟ عابد لکھانی ہوش بھری نگاہوں سے اینا کو دیکھتا آگے بڑھا تھا، تبھی زرمین کے ہاتھ میں موجود فون بجنے لگا، لیکن اس کی جانب کوئی متوجہ ہی کب تھا۔ ان دونوں کے آنے سے قبل وہ احمد سے ہی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمینے دور رہو اس سے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، احمد چلایا تھا، لیکن اس کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی نعیم لکھانی نے اس کی کمپٹی پر گن رکھی۔ اس سے پہلے تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نعیم لکھانی کی انگلی ٹریکٹر تک جا رہی تھی، غصے کے عالم میں وہ شاید احمد پر گولی چلا ہی دیتا، جب اینا نے کٹھن فیصلہ کرتے ہوئے آنکھیں سختی سے میچیں۔ رک جائیں آپ لوگ۔ اینا کی آواز پر سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے تھے۔ زرمین کے ہاتھ میں پکڑا فون پھر بجنے لگا تھا۔ زرمین نے وحشت کے عالم میں کال کاٹی، لیکن جانے میں ہی وہ کال ریسیو کرتی فون لانچ میں فون پر صوفے پر پھینک چکی تھی۔ آپ لوگ یہی چاہتے ہیں نا کہ میں آپ کے بیٹے سے نکاح کر لوں؟ تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اینا کا لہجہ اٹل تھا۔ اس کی بات پر گھر والوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، جبکہ ان ظالموں کے چہرے پر فاتحانہ چمک ابھری۔ فون کی دوسری جانب موجود سارم لغاری کی سماعتوں پر گویا بم پھٹا تھا۔ اینا کی بات سن کر، رات وہ کام کے سلسلے میں سائٹ وزٹ کرنے گیا تھا، وہیں ورکرز کے ساتھ مغز ماری کرنے میں کافی دیر مصروف رہا، تھکا ہارا گھر آیا تو فون چارجنگ پر لگانا بھی یاد نہ رہا۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے فون چارجنگ پر لگا کر آن کیا تو کمپنی کی جانب سے میسج ملا، جس میں بتایا گیا تھا کہ رات کو 3-4 نمبروں سے اسے کال کی جاتی رہی ہے، اور ان نمبرز میں اینا کا نمبر دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ فوراً اینا کا نمبر ملایا، لیکن دوسری جانب سے جو کچھ سننے کو ملا، اس نے سارم لغاری کے حواس مختل کر رکھ دیے تھے۔ اینا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اسجد صاحب شدید غصے کے عالم میں اس پر چلائے۔ وہ اس وقت اس پولیس انسپکٹر کی گرفت میں تھے، ورنہ شاید اس بات پر اینا کو 2 تھپڑ بھی لگا دیتے۔ ماموں پلیز، یہ میری زندگی ہے اور مجھے پورا حق ہے اپنی زندگی کے لیے فیصلہ لینے کا، اینا نے مضبوط آواز میں کہا تھا۔ اسے اب مضبوط بننا ہی تھا، ورنہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ واہ ہماری بلی، ہم ہی کو میاؤں، یہ شرط وغیرہ رکھنا تو ہمارا کام ہے، لیکن چلو تم ہمارے بیٹے کو اپنی ہم سفری کا آزاد بشکنے پر راضی ہوگی تو ہم بھی ہماری ہونے والی بہو کی یہ خواہش پوری کر دیتے ہیں، کیونکہ اس پورے گھرانے میں ایک تم ہی سمجھدار لگی ہو بس۔ کہو کیا شرط ہے؟ عظیم لکھانی نے نعیم لکھانی کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے اینا کی جانب دیکھا۔ ہمارے باپ کی جائیداد میں سے ہمارا حصہ آپ ہمیں دیں گے، جیسے ہی پراپرٹی کے پیپرز مجھے دے دیے جائیں گے میں نکاح نامے پر سائن کر دوں گی۔ اینا نے اپنا مطالبہ بیان کیا۔ اس کی بات پر وہ سب ایک پل کو چپ ہوئے، چند لمحوں بعد آنکھوں میں اشارے ہوئے۔ ٹھیک ہے،
प्रॉपर्टी के कागजात बनवाना हमारे लिए कौन सा कोई मुश्किल काम है। कल तक तुम लोगों का हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा और हम कल ही मौलवी साहब को भी लेकर आएंगे। प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हें देते ही निकाह का अमल सर अंजाम दिया जाएगा और रुखसती भी कल ही होगी। अजीम लखानी ने फौरन सारा लाए अमल तय किया, जबकि इनके इस फैसले पर आबिद लखानी और नईम लखानी नाखुश लग रहे थे। उनके यहाँ ख़वातीन की आम से आम बात मानना भी इनकी मर्दानगी के खिलाफ समझा जाता था, और अब यहाँ अजीम लखानी इस 2 टके की लड़की के कहने पर जायदाद का बंटवारा करने पर तैयार हो गए थे। मंजूर है, ऐना ने स्पॉट लहजे में कहा। काल पर मौजूद सारम लगानी लब भेजती हुई काल काटी। मिलते हैं फिर कल निकाह के मौके पर, तब तक बच्ची अपनी बहन का वलीमा भी खा ले ताकि कोई हसरत ना रह जाए इसके दिल में। चलो साहब, अजीम लखानी ने फतेहाना निकाह असद साहब और शिकंदा बेगम के चेहरों पर डाली जहां बेबसी रकम थी, फिर सबको लिए वहां से चले गए, जबकि बाकी सब के सब अफराद ऐना के इस फैसले पर दंग खड़े थे। ऐना, तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? तुम जानती भी हो क्या किया है तुमने? ऐना के कमरे में आती जरमीन भी तैश में आते इसके पीछे चली आई। आप ही प्लीज़, मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करनी, ना किसी किस्म के सवाल व जवाब का हिस्सा बनना है। मैं हरगिज़ बहस करने के मूड में नहीं हूँ। ऐना ने हाथ उठाकर पेश की हदबंदी करनी चाहिए, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो ऐना? वो लोग इंसान नहीं, दरिंदे हैं दरिंदे। और तुम्हें ज़रूरत क्या थी इस मामले में बोलने की? मामू, अहमद, माँ, हम सब मिलकर इस मामले को डील कर लेते, पुलिस को इन्वॉल्व करते इस सब में। तुम ज़मीन अब तक जिसा नहीं समझ पाई थी कि ऐना के इस फैसले के पीछे क्या वजह कारफरमा थी। ऐना उसकी बात पर तैश से पलटी। किस पुलिस की बात कर रही हो आप ही? वो पुलिस जो रिश्वत देने वाले के तलवे चाटने लगती है, या वो पुलिस जो गुनहगारों को बचाकर बेगुनाहों का इनकाउंटर करती है? देखा नहीं आज जो शख्स मामू पर गन ताने खड़ा था वो भी एक पुलिस वाला ही था, लेकिन इन लोगों को फेंके गए चंद नोटों पर फिदा होते हुए वो अपना ज़मीन बेच चुका था। कब इस मामले को डील करते आप लोग? जब वो लोग अहमद भाई पर गोली चलाकर आपकी एक दिन की शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह करके आपको बेवा कर चुके होते, या जब मामू को शूट कर देते, या फिर मेरी इज्जत को तार तार कर डालते तब? और इसके बाद बाकी क्या बचता? ये दुनिया सिर्फ पैसों वालों की ही आप ही। हम जैसे लोग सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें जब चाहे कोई भी लिखपति आकर रोक दे, चाहे वो हमारे चचा ही क्यों ना हो। जहाँ रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है, हर किसी को बस अपना मफाद अजीज होता है। ऐना के जब्त का बंधन टूट गया था, और जो कुछ वो कह रही थी वो कड़वा सच था जिससे इनकार मुमकिन नहीं था। जरमीन दुख से उसे देख ही गई, जबकि बाहर खड़े सब अफराद ने भी इसकी बातें सुनी थी। मेरे पैदा होने के चंद माह बाद बाबा की डेथ हो गई, तब मुझे मनहूस करार दिया गया कि मैंने आती बाप को खा लिया। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं वाकई मनहूस हूँ, करम जली हूँ, लेकिन मैं अपने इस मनहूसियत का साया आप लोगों पर नहीं पड़ने देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी मनहूसियत का शिकार होकर आपको, अहमद भाई को, मामू को या अम्मा को कोई अजियत पहुंचे। इसलिए क्या मैंने ये फैसला था कि आप लोग सलामत रहें। इस पागल शख्स से शादी करके शायद मैं जिंदा रह सकूं, लेकिन आप में से किसी एक को भी खोया तो जीते जी मर जाऊंगी। ऐना ड्रेसिंग टेबल पर हाथ जमाए सिसक उठी थी। जमीन के कदमों में इतनी साख भी नहीं थी कि वो उसे चुप करवा सकती। बहुत देर तक वो यूं ही रोती रही, शायद अंदर का गुबार बाहर निकाल रही थी। बचपन से हमने तरस तरस कर ज़िंदगी गुजारी, हमने, अम्मा और मामू ने। अब अगर मेरी एक छोटी सी कुर्बानी से मेरे प्यारों की ज़िंदगी सहल हो रही है तो मैं हंसते हंसते ये कुर्बानी दे दूंगी। आप ही, तुम्हें और बाकी सब घर वालों को मेरी कसम है, कोई इस मामले में अब कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा। ये मेरा मसला है, इसे मैं ही देखूंगी। अब बहुत ज़्यादतियाँ की हैं ना इन लोगों ने मेरे साथ, हर ज़्यादती का बदला चुकाना पड़ेगा इन्हें। ऐना ने खुद ही अपने आंसू पूछे। लेकिन ऐना, वो शख्स नॉर्मल होता फिर भी था, लेकिन पागल इंसान के साथ तुम कैसे गुजारा करोगी? खुदा ना खास्ता तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया उसने तो? जरमीन एक और खास्ता जबान पर ले आई थी। जब सारम लगा रही नहीं तो फिर कोई भी सही, चाहे वो पागल ही हो, क्या फर्क पड़ता है? ऐना का दिल कर कुर्राया था, लेकिन वो जबान से ये बात कह नहीं पाई थी। सुनो, तुम उस लड़के सारम से बात करके देख लो, शायद वो कोई मदद कर सके। जरमीन ने किसी उम्मीद के तहत उसके करीब आकर धीमे लहजे में कहा, ये कोशिश बहुत पहले कर चुकी हूँ आप ही, लेकिन बस जब किस्मत ही साथ ना दे तो कोई इंसान क्या खाक साथ देगा। तुम फिक्र मत करो और अहमद भाई के साथ घर जाओ। तुम्हारे ससुराल वाले परेशान हो रहे होंगे, मेहमान भी हैं वहाँ, तो अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी को कोई बात करने का मौका मिले। शाम को
सलीम पर मुलाकात होगी। ऐना ने मौजू बदला जिसका वाज़ेह मतलब था कि वो मज़ीद इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ज़रमीन दुख से उसे देखती कमरे से निकल गई थी। वो इस वक्त ग्रे शर्ट और मैरून लहंगे में मैरून दुपट्टा सर पर जमाए बेड पर बैठी थी जब मौलवी साहब के हमरा चंद अफराद कमरे में दाखिल हुए। अजीम लखानी के कहे गए ऐन मुताबिक ऐना को इनके हिस्से की प्रॉपर्टी के कागजात मिल चुके थे। उसके बाद ही वो तैयार हुई थी। दिल बोझल सा था लेकिन वो खाली जहन और खाली दिल लिए अपनी खाली खाली स्पीच हथेलियों को घूर रही थी। शादी के हवाले से हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं लेकिन इसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी यूं होगी गोया कोई जनाजा रुखसत होने वाला हो। उसने निगाह उठाकर ये तक नहीं देखा था कि कमरे में आने वाले अफराद कौन कौन हैं। अब मौलवी साहब ने बेड के करीब रखी कुर्सी संभाली। ऐना की आंखों में नमी उतरी थी लेकिन चेहरा घूंघट में था। तब वो आंसू अंदर उतार गई। उसके हाथों की लहरिश देख कर जरमीन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गोया दसाला देना चाहा था। निकाह की रस्म शुरू हो चुकी थी। ऐना बिनते वसीम लखानी आपको सारम लगारी वल्द सिकंदर हया लगारी के साथ हक महर 10 लाख रुपए सिक्कर राजुल वक्त में ये निकाह कबूल है। मौलवी साहब निकाह के कलमात दोहराते हुए उसकी हाँ के मुंतज़िर थे जबकि निकाह ख्वाह के मुंह से लड़के का नाम सुनकर ऐना हक्का बक्का रह गई थी।